ओके, सो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोगों ने क्या करने चाहिए, रेशियोज निकालने चाहिए। मतलब कौन कौन से रेशियोज निकालने चाहिए? हम लोगों ने सबसे पहले शेयर होल्डिंग रेशियो निकाल लेना चाहिए। शेयर होल्डिंग रेशियो कैसे निकलेगा? तो शेयर होल्डिंग रेशियो निकलेगा आपका होल्डिंग के पास कितने शेयर्स है और माइनॉरिटी के पास कितने शेयर्स है। तो सबसे पहले वाले पॉइंट में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे? रेशियो। ठीक है, रेशियो में हम लोग पहला क्या फाइंड आउट करेंगे? शेयर होल्डिंग रेशियो। और दूसरा क्या फाइंड आउट करेंगे? टाइम रेशियो। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं रेशियोज कैलकुलेशन की। ठीक है, तो जैसे मैं आपके लिए एग्जांपल लिख रहा हूं, एबीसी कंपनी लिमिटेड acquired ABC company limited acquired 75% shares in XYZ company limited on uh, on 1st June 2020। ठीक है, फाइंड आउट शेयर होल्डिंग रेशियो एंड टाइम रेशियो। आपको दो चीजें निकालना है कि इसमें शेयर होल्डिंग रेशियो क्या आएगा इनका और टाइम रेशियो क्या आएगा। तो इसका सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो आपके पास शेयर होल्डिंग रेशियो कैसे निकाल लोगे आप? शेयर होल्डिंग रेशियो, एबीसी कंपनी के पास कितनी होल्डिंग है और एक्स वाई जेड जो कंपनी जो बच गई माइनॉरिटी उसके पास कितनी बची हुई शेयर है। तो टोटल एक्स वाई जेड के पास 100% होल्डिंग थी, लेकिन इस 100% में से 75% तो एबीसी ने रख लिया। तो 100% में से तो 75% किसके पास आ गए? एबीसी के पास। तो बचे कितने परसेंट? 25%। तो ये 25% किसके पास आ जाएगा? माइनॉरिटी के पास। मतलब 25% शेयर होल्डर क्या कहलाएंगे? माइनॉरिटी शेयर होल्डर। तो इनका रेशियो क्या निकल जाएगा? 3:1। क्या रेशियो निकल जाएगा? 3:1। यस, वेरी गुड प्रज्वल। और इसी का हमें क्या भी निकालना है? टाइम रेशियो। टाइम रेशियो मतलब हमें ये निकालना है कि प्री एक्विजिशन पीरियड कब तक था और पोस्ट एक्विजिशन पीरियड कब तक के हैं। हमें प्री एक्विजिशन पीरियड और हमें पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के बारे में निकालना है। तो सर ये कैसे निकालेंगे? तो यस, ये भी ध्यान दीजिए, हमने एक्वायर्ड कब किया है बिजनेस? हमने बिजनेस एक्वायर्ड कब किया है? हमने बिजनेस एक्वायर्ड किया 1 जून को। सपोज ये मेरा टाइमलाइन है, मेरा 1/4/2020 में साल की शुरुआत होती है, 31 मार्च 2021 में साल खत्म होता है। और मैंने बिजनेस एक्वायर्ड किया है 1 जून 2020 को। कब किया है मैंने बिजनेस एक्वायर्ड? 1 जून 2020 को। तो अप्रैल, मई, और ये 1 जून है, ये क्या है? 1 जून है, तो जून को छोड़ दो। तो मैंने अप्रैल और मई 2 महीने प्री एक्विजिशन पीरियड था। और फिर जून से लेकर 1 जून से लेकर 31 मार्च तक 10 महीने होते हैं। ठीक है, कितने महीने होते हैं? 10 महीने होते हैं। तो आप टाइम रेशियो निकालोगे तो 2 मंथ्स रेस टू 5 मंथ्स, 2 मंथ्स रेस टू 10 मंथ्स आ जाता है। इसी को सिंप्लीफाई करूंगा तो 1:5। ये मेरा कौन सा रेशियो आ गया? टाइम रेशियो। मतलब मैं 1 हिस्सा मेरा जो भी कमाया हूं मैंने इस पूरे 12 महीने में, उसमें से 1 पोर्शन प्री एक्विजिशन पीरियड का है और 5 पोर्शन पोस्ट एक्विजिशन पीरियड का है। सर क्यों निकालते प्री और पोस्ट? बिकॉज ताकि हम ये बांट सके कि कितना होल्डिंग का है और कितना सब्सिडियरी का हिस्सा है। चलो मैं कुछ आप लोगों को यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहा हूं, आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूं, मैं कॉलम फॉर्म में डेटा दे रहा हूं आपको। मैं यहाँ पर लिखा हूं शेयर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड टेकन ओवर बाय पी क्यू आर कंपनी। ठीक है, तो आपके पास डेटा ऐसा है कि 75% शेयर्स, सॉरी 75 नहीं, 80% शेयर्स किसने एक्वायर्ड किए हैं? पीक्यूआर ने। और बचे हैं माइनॉरिटी के पास। माइनॉरिटी के पास कितने बचे होंगे? 20%। तो यहां से आप रेशियो इजिली निकाल सकते हो, राइट? कितना आ जाएगा? 4:1। तो ये सब ओरली बच्चों वाले कैलकुलेशन है। ठीक है, ये सारे ओरली बच्चे वाले कैलकुलेशन। अच्छा मैं ऐसा लिखता हूं, पी क्यू आर लिमिटेड एक्वायर्ड all the shares in XYZ लिमिटेड। तो अब रेशियो क्या बनेगा? मैंने सारे के सारे शेयर्स एक्वायर्ड कर लिए, तो अब रेशियो क्या बनेगा? 100% शेयर एक्वायर्ड कर लिए,
तो इधर नील आ जाएगा, मतलब मेरा रेशो क्या बनेगा, कुछ भी नहीं, होल, यहाँ पर रेशो नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए दो जगह पे डेटा ही नहीं है। तो इसे हम क्या कहेंगे, 100% होल शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय, होल शेयर्स या फिर 100% शेयर्स आर एक्वायर्ड बाय, किसके द्वारा एक्वायर्ड किया गया, बाय PQR। अच्छा अच्छा, इसके अलावा मैं एक और केस स्टडी दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन में यहां लिखा है XYZ Limited have 10,000 shares, have 10,000 shares, out of which 9,000 shares acquired by PQR Limited। तो बताओ इनका शेयर होल्डिंग रेशियो क्या निकलेगा। टोटल 10,000 शेयर्स थे, उसमें से 9,000 इन्होंने रख लिया, मतलब 9,000 और 1,000, और इसी को रेशियो में निकालूंगा तो 9:1। ठीक है, यस 9:1। वेरी गुड। चलो, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस में क्या मिलते चलेंगे, आपको क्वेश्चंस इस वर्डिंग्स में आएंगे। सपोज मैंने कहा आपको कि XYZ लिमिटेड हैव 75% shares in PQR लिमिटेड। XYZ लिमिटेड के 75% शेयर है कहाँ, PQR में, मतलब PQR क्या बन गई, सब्सिडियरी, XYZ क्या बन गई, होल्डिंग। तो आपको होल्डिंग सब्सिडियरी आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। ओके, तो आपको बताना है एंड PQR had total 1 lakh shares, 1 lakh shares। तो आपको फाइंड करना है हाउ मेनी रिमेनिंग शेयर्स विथ PQR के पास टोटल 1 लाख शेयर थे, उसमें से 75% XYZ ने एक्वायर कर लिए, तो माइनॉरिटी के पास कितने बचे, तो 25,000 शेयर बचे। यस करेक्ट, कितने बच गए, 75,000 इधर आ गए, तो 25,000 इधर आ गए। सर ये सब क्यों कर रहे हो आप भाई, समझ रहे हो, मौज करोगे मौज, ठीक है, बोलोगे मजा आ गई सर, मजा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज में छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे, ड्राफ्ट करेंगे ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन इजीली, बहुत इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा चलो, दूसरी प्रैक्टिस करते हैं अभी, किससे रिलेटेड हो, मुझे एक बार बता दो आप लोग सारे लोग, ये रेशियो, अभी शेयर होल्डिंग रेशियो का कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस गया, कैसे निकालना है, क्या करना है। ओके, अब टाइम रेशियो की बात करते हैं, ठीक है, अब किसकी बात करते हैं, टाइम रेशियो की। यस सर, अब बात करते हैं टाइम रेशियो की, ठीक है। कहीं पर भी नहीं समझ में आ रहा होगा तो प्लीज चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, ठीक है। पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अगर हमारे जम गए ना, चैप्टर 4 दिन में खत्म हो जाएगा, यानी चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, वैसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को सीख लेना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख गए जिस दिन हम पूरी तरीके से, उस दिन चैप्टर हमारी ग्रिप में है, हमारी बोलते हैं ना, हमारी नब्ज इस चैप्टर के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएंगी। ओके, टाइम रेशियो मैं आपको बोलता हूं कि XYZ लिमिटेड acquired shares on 1st November 2019। find out the प्री एक्विजिशन पीरियड, आपको प्री एक्विजिशन पीरियड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बताओ, अगर 12 महीने हैं हमारे पास, 12 महीने मतलब 1 अप्रैल 2019 में मेरे साल की शुरुआत हुई, और 31 मार्च 2020 में साल खत्म हुआ। मैंने एक्वायर्ड किया कब, 1/11/2019 में। तो एक्वायर करने के पहले का पीरियड क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड। काउंट कर लो यहां से कितने महीने होते हैं, तो यहां से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर को नहीं गिनना, क्योंकि नवंबर 1 तारीख को ही एक्वायर्ड हो गया है, मतलब कितने महीने हो जाते हैं, 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स आपके किस चीज के हैं, 7 मंथ आपके प्री एक्विजिशन पीरियड के हैं, तो रिमेनिंग 5 मंथ काय के होंगे, आपके पोस्ट एक्विजिशन पीरियड के होंगे। ओके, मैं आपको बोलता हूं, एक और डेट दे रहा हूं, अब निकालो। XYZ लिमिटेड एक्वायर्ड ऑन 1st अप्रैल 2019। अब बताओ, अब क्या आपका टाइम रेशियो आएगा, अगर 1 अप्रैल को हमने एक्वायर्ड कर लिया तो टाइम रेशियो क्या आएगा, ये मेरा टाइम रेशियो है,
मैंने 1 अप्रैल 2019 को ही एक्वायर्ड कर लिया और मेरा 31 मार्च को अब 2020 को मेरा ईयर एंड होता है, मैंने पहले ही दिन पर एक्वायर्ड कर लिया, पहले ही दिन पे, तो मेरे पास प्री तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि प्री तो लास्ट ईयर था। इस साल में फाइनेंशियल ईयर 19-20 में मेरे पास प्री एक्विजिशन पीरियड कुछ भी नहीं है, जो भी पीरियड है सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन है। तो होल पीरियड फॉर 12 महीने किसके लिए है, तो 12 महीने पूरे के पूरे पोस्ट एक्विजिशन के लिए है। काय के लिए है, पोस्ट एक्विजिशन के लिए। मतलब मेरा यहाँ टाइम रेशियो नहीं निकलेगा, यहाँ मेरा होल पीरियड फॉर सारा का सारा पीरियड किसके लिए है, होल पीरियड फॉर, बोलिए काय के लिए है, पोस्ट एक्विजिशन पीरियड, और प्री एक्विजिशन पीरियड निकलेगा ही नहीं। अच्छा, मैं एक और डेट दे रहा हूं आपको, एक और केस स्टडी दे रहा हूं आपको। सपोज मैं कहता हूं आपको XYZ लिमिटेड ने एक्वायर्ड किया है शेयर्स, ठीक है, इन PQR ऑन, कब एक्वायर्ड किया, मैं कहता हूं आपको कि 31 मार्च को एक्वायर्ड किया है 2019 को, सॉरी 2020 को। तो बताओ टाइम रेशो किस तरफ जाएगा, मेरी साल की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। एक मिनट, अब कुछ और भलती चीज ओपन हो गई। चलो, 31 मार्च दिया था मैंने आपको डेट, ठीक है, राइट, मैंने कौन सी डेट दिया था, 31 मार्च। तो अगर मैं अपना ईयर निकालू 1/4/2019 को साल की शुरुआत होती है, 31 मार्च 2019-20 को एंड होता है, और उन्होंने आखिरी दिन पर एक्वायर्ड किया, आखिरी दिन पर, तो पूरा पीरियड कब आ जाएगा, प्री एक्विजिशन पीरियड में। पूरा पीरियड कहा जाएगा, प्री एक्विजिशन पीरियड। मतलब मेरे टाइम रेशियो ना, अगर मैं कंक्लूजन निकालू, तो अगर 1 अप्रैल को बिजनेस एक्वायर्ड करते हैं 1 अप्रैल को, तो पूरा का पूरा टाइम रेशियो कहां चली जाता है, पोस्ट एक्विजिशन में। अगर 31 मार्च को एक्वायर्ड करूं उस साल, तो पूरा का पूरा टाइम रेशियो कहां चली जाता है, प्री एक्विजिशन पीरियड में। और अगर मैंने 1 अप्रैल के बाद और 31 मार्च के पहले, इट बिटवीन अगर मैंने कभी कुछ एक्वायर्ड किया, तो ही आपका टाइम रेशियो निकलेगा, एक रेशियो निकल सकता है। अदरवाइज अगर आपने साल की शुरुआत वाली डेट पर एक्वायर्ड किया, तो सारा का सारा आपका पोस्ट एक्विजिशन में जाएगा, साल के एंड में जाएगा तो सारा का सारा आपका प्री एक्विजिशन में जाएगा। वो मुझे अब यहाँ तक के पहले बात बताओ, आपको प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, शेयर होल्डिंग रेशियो, पहले इतनी चीज समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। चलो, मैं आप लोगों के सामने कुछ एक्चुअल क्वेश्चन रख रहा हूँ, मुझे एक्चुअल क्वेश्चन से निकाल के बताओ, ठीक है। ये आपके सामने कुछ एक्चुअल क्वेश्चन है, स्क्रीन पर है, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन से आपने रेशियो निकाल के बताना है, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन क्या है, आपको बोलता है इलस्ट्रेशन 1, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल, बैलेंस शीट दी हुई है आपको, किसकी बैलेंस शीट दी हुई है, एस लिमिटेड की। एस लिमिटेड की आपके सामने क्या है, बैलेंस शीट है 31 मार्च 2000, और लाइबिलिटीज ओनली आपके पास शेयर कैपिटल दिया है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, मैं कंप्लीट क्वेश्चन पे, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यहां से नहीं निकाल पाओगे आप लोग, ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। मैं कंप्लीट क्वेश्चन पे आता हूँ, नीचे है कंप्लीट क्वेश्चन, ये आ गया कंप्लीट क्वेश्चन, ठीक है, यहां से निकालो, यहां से आप निकाल पाओगे, ठीक है। ये एक्चुअल क्वेश्चन है हमारे प्रैक्टिस के। ओके, तो देखो मैंने एक्वायर्ड कब किया, 1 मई 2003 को, एक्विजिशन की डेट पता चल गई। एक्स लिमिटेड कितने शेयर एक्वायर्ड कर रहा है, 12,000 ऑफ 10 रुपीज इच ऑफ वाई लिमिटेड के, वो कितने रुपए में कर रहा है, फिलहाल में छोड़ दो, अभी हमें फिलहाल में क्या सीखना है, हमें सीखना है टाइम रेशियो निकालना, और हमें सीखना है शेयर होल्डिंग रेशियो निकालना। तो मुझे बताओ, अगर मैं टाइम रेशियो निकालू, 1 मई को मैंने क्या किया है, 1 मई को मैं होल्ड करता हूं, और यहां पर ना ईयर एंडिंग हमारी 31 दिसंबर है। सर ये बात आपको कैसे समझ में आई, 31 दिसंबर है? ये देखो हमारा जनरल रिजर्व का बैलेंस 1 जनवरी का है, और यहाँ पे लिखा है बैलेंस शीट 31 दिसंबर की है, ठीक है। तो आप लोगों ने टाइम रेशियो अब मार्च के हिसाब से नहीं, दिसंबर के हिसाब से निकालना। मेरे साल की शुरुआत कब होती है, 1 जनवरी को, मेरा साल खत्म कब होता है, 31 दिसंबर को, और मैंने एक्वायर्ड कब किया है, 1 मई को। तो गिन लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 अप्रैल, महीने 4 महीने प्री एक्विजिशन में,
और 8 मैंने पोस्ट एक्विजिशन में, मतलब मेरा टाइम रेशियो क्या निकल जाएगा 1:2। 1:2. 1:2. ओके, अब दूसरी चीज शेयर होल्डिंग रेशियो भी निकालना है अपने को। तो मेरे ने कितने शेयर अक्वायर्ड किया 12,000, जबकि इनके पास टोटल शेयर कितने थे, ये देखो टोटल शेयर सब्सिडियरी के पास कितने थे 16,000 टोटल शेयर थे। ये सब्सिडियरी के बैलेंस दी आपको, ये वाई की बैलेंस शीट दी हुई है। तो इनके पास टोटल 16,000 थे, उसमें से 12,000 अगर होल्डिंग ने खरीद लिया तो सब्सिडियरी के पास कितना बचा 4,000. तो इसका रेशियो कितना निकल जाएगा अगर मैं रेशियो निकलने जाऊं तो 3:1. 3:1। 2:4 क्या निकाले हो एक बार प्री पोस्ट सर बताओ 12 मंथ। प्रज्वल यहाँ पर जो प्री और पोस्ट आया है वो आपने शायद 31 मार्च के हिसाब से निकाल दिया होगा। ठीक है, हमें 31 मार्च के हिसाब से नहीं चलना है, हमें किसके हिसाब से चलना है, हमें दिसंबर, क्योंकि हमारा ईयर एंडिंग दिसंबर हो रहा है अगर, तो मेरे साल की शुरुआत 1 जनवरी को हुई होगी, 1 जनवरी 2003 में, और ईयर एंड हुआ होगा 31 दिसंबर 2003 में। और मैंने एक्वायर्ड कब किया है बिजनेस, मैंने एक्वायर्ड किया 1 मई को। तो 1 मई से मैं गिनना शुरू करता हूं। तो 1 मई से मैं अगर पहले के पीरियड गिनूं तो कितने होते हैं 4 मंथ्स। गिनो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई को तो छोड़ देंगे। 2:4 जो है सर, हम वही जब 1 जनवरी से 31 दिसंबर के हिसाब से बताया सर, बट वो सिंपल अच्छा। 1:2 आता है। ओके ओके सॉरी, आपने 2:4 लिखा था ना। एक मिनट आपका आंसर देख लूं मैं एक बार चैट बॉक्स में। ओके 2:4, ओके आपका भी करेक्ट ही है। 2:4 का मतलब ही होता है, इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 1:2, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो वही हमारा भी निकला था 1:2। ठीक है, तो इसमें समझाना क्या है, सही तो था आंसर, समझाना क्या है इसमें। इसके पहले बताया था ना कि पोस्ट का जो है वो थोड़ा समझना था सर, समझ गया सब। अभी समझ गया। ओके हाँ सर, समझ गया। ओके, आगे और बताओ, ये सेकंड क्वेश्चन का भी निकाल के बताओ मुझे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी पढ़ो। देखो ये मैं क्यों क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चंस को पढ़कर यहां से रेशियो निकालने सीखने। अगर आपने रेशियो निकालना सीख गया पूरी तरीके से, तो सपोज आपने क्वेश्चन का 10% हिस्सा सीख लिया, बचा हुआ 90% पे आप धीरे धीरे सीखेंगे और। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने एक्वायर्ड किया ऑल द शेयर्स, मतलब शेयर होल्डिंग रेशियो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑल दी शेयर्स बोल रहा है, मतलब कि पूरा का पूरा 100% कंट्रोल किसके पास है, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के पास। मतलब यहाँ कोई शेयर होल्डिंग रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि 100% स्ट्रॉन्ग लिमिटेड के पास है। अच्छा, और कब किया है 31 दिसंबर 2002 को, और बैलेंस शीट कब की है डेट नहीं पता, तो हम यही मान के चल रहे कि बैलेंस शीट भी 31 दिसंबर की है। सर क्यों मान रहे हो ऐसा, क्योंकि यहाँ लिखा है एज ऑन दैट डेट, मतलब जिस दिन की इंफॉर्मेशन है ना 31 दिसंबर, ये उसी दिन की बैलेंस शीट है। मतलब ये बैलेंस शीट भी कब की है 31 दिसंबर 2002 की बैलेंस शीट है। तो आपका टाइम रेशियो कितना निकल जाएगा, होल टाइम फॉर प्री एक्विजिशन पीरियड, पूरा का पूरा टाइम रेशियो कहां आ रहा है प्री एक्विजिशन पीरियड में। सर कैसे, ये लो ड्रॉ कर लो ना, ये 31 दिसंबर है साल की एंडिंग, ये 1 जनवरी है साल की शुरुआत, आपने आखिरी दिन पर एक्वायर्ड किया, तो पूरा का पूरा टाइम रेशियो पहले आ रहा है ना प्री में, तो इसे हम पूरा का पूरा पीरियड क्या कहेंगे, प्री एक्विजिशन पीरियड कहेंगे। समझ में आई कि ये बात ही। हाँ सर। ओके हाँ सर। अच्छा, चीजें आसान है कि जो अभी कर रहे फिलहाल में, टाइम रेशियो और शेयर होल्डिंग रेशियो सीख गए क्या इतनी चीजें। हाँ सर। आगे हाँ बढ़ सर। जाए, आगे बढ़ जाए। सर हाँ सर। हाँ हाँ पूछो। सर ये कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है क्या? यस 2013 के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर हमें 1 अप्रैल से मतलब 31 दिसंबर नहीं नहीं ये वाले 1 जनवरी टू। नहीं 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 भाई, ऐसा चेंज नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन पुराने हैं ना, ये पुराने क्वेश्चन है। ठीक है, ये 1956 के हिसाब वाले क्वेश्चंस है। अभी तो कंपलसरीली हो गया आपका अप्रैल टू मार्च, ये फाइनेंशियल ईयर कंपलसरीली हो गया है अभी। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चंस है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ईयर एंडिंग जनवरी और दिसंबर देखने को मिल रही है। यस सर। ठीक है, आप लोगों को जो मोस्टली क्वेश्चन आएंगे ना वो मार्च वाले ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन है इसलिए यहाँ दिसंबर है।
आगे आपको मार्च वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, चिंता ना करो, इसमें मैंने दिसंबर और मार्च दोनों के कॉम्बिनेशन डाल के रखे क्वेश्चंस के, ठीक है। तो आगे आप लोगों को उसके भी मिलेंगे। आगे बढ़ जाए और सर और आज मैम ने ये वाला ही क्वेश्चन हमको पढ़ा है, हाँ तो मैम ने तो टाइम रेशियो निकालना तो सिखाया ही नहीं। बता रहा हूँ क्यों नहीं सीखा है, ठीक है। टाइम रेशियो का यूज कहाँ पे पड़ता है, जब चीजें मुझे बांटनी होती है प्री और पोस्ट में, ठीक है। यहाँ ये वाले क्वेश्चन में क्यों नहीं निकलवाए, क्योंकि यहाँ पूरा का पूरा कहाँ गया है, प्री एक्विजिशन पीरियड में। कहाँ गया है पूरा का पूरा, प्री एक्विजिशन। मतलब मुझे होल्डिंग को इसमें कुछ देना ही नहीं है, जो भी हिस्सा है पूरा का पूरा किसका है, सब्सिडियरी का था। जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा उसमें पूरा हिस्सा किसका आएगा, सब्सिडियरी। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा टाइम रेशियो कहाँ गया है। अच्छा, मैम ने इसको दिसंबर के हिसाब से करवाया या मार्च के हिसाब से करवाया, पहले तो वो बताओ। दिसंबर के हिसाब से करवाए सर। दिसंबर के हिसाब से करवाए, तो फिर मैम ने भी पूरा का पूरा टाइम रेशियो प्री में ले लिया, मतलब टाइम रेशियो अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन हम बात करें ये वाले क्वेश्चन की, ऊपर वाले, तो ये वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करवाए के मैम ने? नहीं सर, ये वाला नहीं था, वही फर्स्ट क्वेश्चन था। अगर ये वाला करवाते ना तो इसमें आपको टाइम रेशियो निकलवाते। क्यों निकलवाते, बिकॉज यहाँ पर टाइम रेशियो निकल रहा है। और जब भी आपको साल की शुरुआत की डेट दी हो, ठीक है, आपको साल की शुरुआत की डेट दी हो या साल के एंडिंग की डेट दी हो, तो आपका यहाँ पर टाइम रेशियो नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, बिकॉज या तो पीरियड पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन में चली जाएगा या तो पोस्ट एक्विजिशन में चली जाएगा, बराबर। इसलिए कभी भी साल की एंडिंग वाली डेट हो या फर्स्ट वाली डेट हो, हमेशा यहाँ पर टाइम रेशियो नहीं निकलेगा, क्योंकि या पूरा पीरियड प्री एक्विजिशन में चली जाएगा या तो पूरा पीरियड पोस्ट एक्विजिशन में चली जाएगा। समझी क्या ये बात? बट हमने हर क्वेश्चन में निकालना चाहिए, भले प्री और पोस्ट क्यों ना है, बट आपने टाइम रेशियो हर क्वेश्चन में निकालना ही चाहिए। आधे क्वेश्चन में निकालोगे, आधे क्वेश्चन में नहीं सीखोगे, मजा नहीं आएगा। और आप लोगों को मेरा स्टाइल पता ही है, हम लोग एक बार एक टेक्निक को फॉलो करते हैं तो हर क्वेश्चन में वही टेक्निक को, वही स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं कि हम हर क्वेश्चन में अपनी स्टेप्स बदल देंगे, अनटिल अनलेस वहां पर स्टेप चेंज करने की जरूरत ना पड़े। कोशिश यही रखते हैं कि फ्लो हमारा एक समान ही चले, ठीक है। यस सर। ओके, अब आगे और बात करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को सिर्फ एक पॉइंट बताया, मुझे टोटल 5 पॉइंट में डिस्कस करना है। मुझे ये चैप्टर ना टोटल 5 स्टेप 5 पॉइंट में डिस्कस करना है, जिसमें से मैंने आज सिर्फ आपके साथ पहला पॉइंट डिस्कस किया है, रेशो, ठीक है। अब मुझे इसके बाद आप लोगों के साथ कुछ प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड कुछ बात करनी है। मतलब मुझे कुछ रेवेन्यू प्रॉफिट और मुझे कुछ कैपिटल प्रॉफिट से रिलेटेड बातें करनी है। फिर उसके बाद मुझे आप लोगों के साथ कुछ गुडविल, कुछ कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड बात करनी है। फिर उसके अलावा मुझे आप लोगों के साथ माइनॉरिटी इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ बात करनी है। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बाद मुझे आपसे कुछ मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स की बात करनी है। ये 5 पॉइंट, ये 5 स्टेप जब हम सीख जाए ना, उसके बाद हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिना किसी अड़चन के आराम से बना लेंगे। छठवीं और फाइनल स्टेप्स होंगी हमारी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की। तो इस प्रोसेस में से मैंने आज आपको सिर्फ एक ही काम करवाया है अभी, कौन सा, रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं ऊपर आ जाता हूं, ठीक है। अच्छा, क्लास थोड़ी देर और कंटिन्यू कर सकते हैं, क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ सर, कर सकते सर। सर ओके, तो डॉली, जयवीर, होमेंद्र, प्रज्वल, रक्षा, रमाकांत एंड रूपाली, अभी इतने ही लोग फिलहाल में कनेक्टेड है, ठीक है। ओके, सो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं स्टेज पर, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये पढ़ाया नहीं है अभी, तो एक बार रीड कर लेते हैं कि जब हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो एक होल्डिंग कंपनी, सबसे पहली बात तो सीएफएस कौन बनाता है, एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा, हु प्रिपेयर सीएफएस, हु प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सो योर रिस्पॉन्स होल्डिंग कंपनी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाएगा, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडियरी कंपनी? होल्डिंग। तो आपको जवाब देना है होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट टू इट्स शेयर होल्डर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द सब्सिडियरी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, इज नथिंग, क्या है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, क्या है? अरे यार सिंपल सी चीज है सर, वॉइस नहीं आ रही है, अभी आ रही है? सर आवाज हाँ अब आ रही है, आ रही है सर आवाज। यस।
ठीक है, तो कंसोलिडेट सर क्या होता है? कंसोलिडेट बैलेंस शीट का मतलब बताओ। इट इज नथिंग बट द होल्डिंग्स बैलेंस शीट एंड द सब्सिडियरीज बैलेंस शीट, दोनों के बैलेंस शीट को ऐड कर दो, कॉम्बिनेशन बना दो, इसी को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बस आपको होल्डिंग और सब्सिडियरी के बैलेंसेस को ऐड करके एक नया बैलेंस शीट बना लेना है, इस बैलेंस शीट को ही हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अगर आपको पूछा जाए कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट क्या होती है, तो इट इज द एडिशन ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग एज वेल एज सब्सिडियरी टुगेदर। जब भी हम होल्डिंग और सब्सिडियरी के बैलेंस को एक साथ मिला दे तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कहते हैं, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो अगर हम बात करें एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तो ये जो हम बैलेंस शीट जब बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट में दो ही तो चीजें होती है, लायबिलिटी और एसेट्स। ये सब्सिडियरी कंपनी की बैलेंस शीट है, ये होल्डिंग कंपनी की बैलेंस शीट है। तो हमने क्या किया, होल्डिंग की कुछ लायबिलिटी, एसेट्स की होल्डिंग की कुछ एसेट्स और सब्सिडियरी की कुछ एसेट्स, दोनों को मिक्स करके होल्डिंग के बुक में कुछ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना दिया, दोनों का एडिशन कर दिया। सेम लायबिलिटी के सेंस में भी कुछ लायबिलिटी होती है जिसका एडिशन होता है, कुछ लायबिलिटीज का नहीं होता। ये बातें सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। ये सारी बातें हम धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ाएंगे, सारी बातें हम ग्रेजुअली सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमें एसेट्स एंड लायबिलिटी के समय पे एसेट्स को सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। शेयर कैपिटल, रिजर्व, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये डायरेक्टली ऐड नहीं होंगे। इसके लिए हम कुछ वर्किंग नोट बनाएंगे। सर कैसी वर्किंग नोट? सिखाऊंगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या गुडविल की वर्किंग नोट बनाएंगे, वहां सीखेंगे कैसे हमें इन आइटम्स को कंसिडर करना है। तो ये आइटम डायरेक्टली ऐड नहीं होती बैलेंस शीट में, ये इनडायरेक्ट वे में ऐड होती है। और कैसे इनडायरेक्ट वे में, मैं आपको पूरे स्टेप्स बकायदा लिखा लिखा के समझाऊंगा, ठीक है। आगे और बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो आप जब भी फाइनल अकाउंट बनाओगे या फिर आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे होल्डिंग के लिए, तो आपको कौन कौन सी पॉइंट है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको जो ध्यान में रखना है, शेयर होल्डिंग कंपनी जिसमें माइनॉरिटी, मतलब वही शेयर होल्डिंग रेशियो। भाई इतना बोलने का मतलब सीधा ये बोल दो ना, शेयर होल्डिंग रेशियो। आपको शेयर होल्डिंग रेशियो का ध्यान रखना है कि शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी एंड शेयर ऑफ माइनॉरिटी, मतलब ये जो आउट होल्डर, जो माइनॉरिटी, जो बचे कुछ शेयर होल्डर, उनका मतलब ये शेयर होल्डिंग रेशियो कितना आता है। आपको दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, आपको डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी दैट वेरियस सब्सिडियरी कंपनी मस्ट बी सेम, if they are not so necessary adjustment must be made before consolidate। हालांकि ये पॉइंट आपके लिए उतना रेलेवेंस नहीं है, बट ये प्रैक्टिकल लाइफ के लिए रेलेवेंस पॉइंट है, ठीक है। आपके बुकिश पढ़ाई के हिसाब से उतना रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ के लिए जरूरी है। आप जब भी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते हो ना, आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस ईयर एंडिंग पर होल्डिंग कंपनी ईयर एंड करता है, उसी डेट पर सब्सिडियरी ने भी एंड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि होल्डिंग 31 दिसंबर को एंड करता है ईयर और ये 31 मार्च को करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो दोनों का ईयर एंडिंग पीरियड सेम होना चाहिए। अगर इसका 31 दिसंबर है तो इसका भी 31 दिसंबर होना चाहिए, इसका 31 मार्च है तो इसका भी 31 मार्च होना चाहिए। सेम, जो इसका है वो इसका होना चाहिए, जो इसका है वो इसका होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आपको डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल इन सब्सिडियरी कंपनी, मतलब ये टाइम रेशियो की बात कर रहा है कि किस दिन आपने एक्विजिशन किया, उसकी डेट किस दिन से उसका कंट्रोल आया, मतलब ये आपको टाइम रेशियो निकालते आना चाहिए। चौथी बात, आपको इंटर कंपनी ओविंग, बोलने का मतलब इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स पता होने चाहिए कि कंपनी आपस में कौन कौन से ट्रांजेक्शन कर रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। सर इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन मतलब, अरे मैंने होल्डिंग और सब्सिडियरी में आपस में एक दूसरे से कुछ परचेज सेल कर लिया, इसके डेटर इसके क्रेडिटर्स, एक दूसरे के डेटर्स क्रेडिटर्स, एक दूसरे का बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल, इसे एक दूसरे के जो ट्रांजेक्शन हम वाई के साथ कर रहे हैं और एक्स वाई के साथ कर रहा है, एक्स वाई के साथ और वाई एक्स के साथ, तो इसे कहा जाता है इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। आपस में दोनों ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उन पॉइंट को हमें नलीफाई करना होता है, सीखेंगे कैसे नलीफाई करते हैं। और उसके अलावा आपको जो भी रिवैल्यूएशन करना है फिक्स्ड एसेट्स का, वो किस दिन पे करोगे, जिस दिन आप एक्वायर्ड कर रहे हो, जिस दिन आपका एक्विजिशन हो रहा है, उस दिन आप सारे एसेट सारे लायबिलिटीज का फिर से क्या करोगे, रिवैल्यूएशन करोगे। और रिवैल्यूएशन करने के बाद आप उस नए रिवैल्यूएट वैल्यू के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, नए वैल्यूज के हिसाब से एडजस्टमेंट करोगे प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और वो प्रॉफिट एंड लॉस जो आएगा उसको आप आपस में बांट दोगे होल्डिंग और सब्सिडियरी में, जो कि हम आगे सीखने वाले हैं, और ऐसे एक दो क्वेश्चन भी करने वाले प्रैक्टिस के लिए। चलो मैं आगे और बात करता हूं, ठीक है, मैं आगे और बात करता हूं।
अब यहाँ पर हमारा जो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कुछ स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। तो ये जो 5 स्टेप मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था ना, उस 5 स्टेप में से ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले कहा था कि हमें ये 5 स्टेप्स, कहाँ गया, शायद इधर ही कहीं लिखा था, शायद मिस्ड आउट हो गया, नीचे चली गया होगा जहां पर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। तो हमें 5 स्टेप सॉल्व कर लिए, उसमें से ये एक स्टेप है हमारी, हमें कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और गुडविल कैसे निकालना है। ठीक है, हमें कॉस्ट ऑफ गुडविल या फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या कैपिटल रिजर्व कैसे निकालना है, तो इसका पूरा कैलकुलेशन करना है। इसका पूरा अपने को एक कैलकुलेशन करना है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट हम सब सीखेंगे। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, आप लोगों को ना कुछ आज के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोगों को ये थ्योरी पढ़ना है। अच्छा, मैंने इसके नोट्स शेयर कर दिया हो क्या आप लोगों के साथ, जल्दी से बताइए। तो मैंने ये वाली नोट्स शेयर कर दिया हो क्या ग्रुप में? नो सर। नहीं किया हूँ? फिर आप लोग कहाँ से पढ़े अभी? एडवांटेज डिसएडवांटेज कहाँ से पढ़े आप लोगों ने? स्क्रीनशॉट लिए थे सर। स्क्रीनशॉट लिए थे? तो मुझे सर रिमाइंडर तो डालना था कि सर नोट्स शेयर नहीं हुई है। चलो मैं भी आज नोट्स शेयर कर देता हूँ इसके। ठीक है, मैं इसके अभी तुरंत, हाँ, इसके नोट्स अभी शेयर कर देता हूँ। तो ये आप लोगों ने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ रीड करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि समझ भी लेना खुद से, सिर्फ आप रीड करना इन चीजों को। ठीक है, कहां तक रीड करना है वो पहले तो आपको ऊपर में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होती है, दूसरी चीज आपने ये रीड करना है। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, सारे स्टेप हम कल डिस्कस करेंगे। और कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होता है, थर्ड होमवर्क आपको ये रीड करना है। और चौथा पॉइंट आपको क्या रीड करना है, ये कौन कौन से पॉइंट है जो हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। ठीक है, जो इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो आपको चौथा पॉइंट ये रीड करना है और पांचवा पॉइंट ये रीड करना है, बस इतनी आपको रीडिंग करके रखना है। जितना इस रीडिंग में से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी बेस्ट है। सर ये अनरियलाइज प्रॉफिट, यस ये छोटा सा टॉपिक है, इसको काहे छोड़ोगे, इसको भी कर ही लेना, फिर हो गया खत्म इसके बाद। ठीक है, उसके बाद के सर ये सब नहीं पढ़ना है, कि नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ये बाकी चीजें हम कल क्लास में देख लेंगे। ठीक है, लेकिन ऊपर के ऊपर की चीजें पढ़ना है, ऊपर की 4 चीजें मैंडेटरी है पढ़ना। ठीक है, ये भी एक बार का चलो ऑप्शनल आपके लिए, ये 2 पॉइंट भी ऑप्शनल, लेकिन यहां से इसके ऊपर से आपको सारी चीजें मैंडेटरी पढ़नी है, वो मैंडेटरी होमवर्क है। ठीक है, उसके नीचे की चीजें हम ऑप्शनल बोल सकते हैं, बट ये चीजें हमारे लिए क्या है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो अभी हम क्लास को कर दें यहाँ पर पॉज। हाँ सर। ठीक है, बाकी की चीजें हम करते हैं कल की क्लास में। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछ लीजिएगा, आज की मोस्टली थ्योरेटिकल क्लास चली, तो अगर किसी को दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा।